सभी साथियों को जय हिंद। स्टैटिक जीके के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से डेली 100 प्रश्न का मिसलेनियस क्लास लिया जाता है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के 15-15, 20-20 प्रश्न शामिल होते हैं। यानी कि अगर आप यह क्लास डेली करेंगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। बस एक दिन में जितना पढ़ाया जाता है उतना आप डाइजेस्ट कर ले, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, एग्ज़ाम आपका आसानी से निकलेगा। और अगर आप बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के अभ्यर्थी हैं तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे जीके का। तो आप देख सकते हैं बाबर के द्वारा जीते गए 4 युद्ध क्रमानुसार को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक। तो आप देख लीजिए, पान खाओ चिल्ला के गाओ। पी से पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर ने जीता था। सेकेंड है के से खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने जीता था। तीसरा है चंदेरी के युद्ध और चौथा है चांडेरी। और नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध जिसे 1529 में जीता था। चांडेरी का युद्ध जिसे 1528 में बाबर ने जीता था। नेक्स्ट जो ट्रिक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम आप देख सकते हैं। ट्रिक क्या है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, यानी पुत्र तो अड़ गया लेकिन पिता जाके क्या हो गया, उसमें फंस गया। तो देखिए, पू से पुत्र से पुर्तगाली 1498 में, अ से अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डा से डच 1602 ईस्वी में, डैड से डेनिस 1616 ईस्वी में, फ से फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, सा से स्वीडिश 1731 ईस्वी में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो ट्रिक हम बताने वाले हैं वो है भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से याद रखने का ट्रिक। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जब लाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा पुत्र है। कैसे याद रखिएगा, फिर से याद रखिए, जब लाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव क्या है, मेरा पुत्र है, तब विश्वचंद्र नर अटल मिलकर गए और देव इंद्र के पास अटल मन से मोदी का दीदार करने लगे। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे, सबसे पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, पांचवा चौधरी चरण सिंह, उसके बाद इंदिरा, फिर राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नरसिंह राव, अटल जी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल जी, मनमोहन सिंह और लास्ट में आपका नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट जो ट्रिक बताने वाले हैं आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या। तो इसका क्या ट्रिक है देख लीजिए, वो पास वाली ने जिम खोली। तो पो से पोलो में 4, वास से बास्केटबॉल में 5, वॉली से वॉलीबॉल में 6, ने से नेटबॉल में 7, जिम से जिम्नास्टिक में 8, खोली से खो खो में 9 और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितना हो जाएगा, 11। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर वैज्ञानिकों के कुछ आविष्कार देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हैं, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने, हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है हैजे का टीका, रॉबर्ट कोच। आरएनए की खोज किया था आर्थर वर्ग और जेम्स वाटसन ने। डीएनए का खोज किया था जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। पेनिसिलिन का खोज किया सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त परिवहन का खोज किया विलियम हार्वे ने। हेम्योपैथिक चिकित्सा का खोज किया हनीमैन ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर और टीबी का चिकित्सा रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट, उसके अलावा देख सकते हैं आप हाइड्रोफोबिया की खोज लुई पास्चर, यानी जिसे रेबीज बोलते हैं। विटामिन ए की खोज मैकुलन।
विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज ह्यूजोल्स होलकट, विटामिन डी की खोज एफ.जी. हॉपकिंस, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक, विषाणु की खोज इवानोवस्की, पोलियो की टीका की खोज जॉन साल्क, पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सेविन, गर्भ निरोधक गोलियां की खोज पिनकस। ये सारा इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बीसीजी टीका का यूरिन कालमेट, बेरी की चिकित्सा आइजक मैन, मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट अगला देख सकते हैं आप डीडीटी डॉक्टर पालमुलर, एस्प्रिन ड्रेसर, परमाणु भट्टी यानी एटॉमिक रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने किया था, एरोप्लेन का खोज राइट बंधु ने किया था, बाइसिकल का खोज मैकमिलन ने किया था, कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, बैरोमीटर का खोज टोरिसेल ने किया था, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक का खोज ब्रेनेई इंकर्ट मैन्युली ने किया था, प्रिंटिंग प्रेस जे गुटेनबर्ग ने किया था, रडार टेलर एवं यंग ने किया था, सेफ्टी लैंप सर हम्पी डेवी ने किया था। नेक्स्ट है टेलीविज़न का खोज जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, लिफ्ट का खोज इलिसा ग्रोविस ओटिस ने किया था, रेखा गणित की स्थापना यूक्लिड ने किया था, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था, रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज आइंस्टीन ने किया था, अंधों को लिखने और पढ़ने की लिपि लुई ब्रेल ने किया था, गुरुत्वाकर्षण गति के नियम न्यूटन ने दिया था, और लॉगरिथम लघुगणक जॉन नेपियर ने, और कैस्कोग्राफ को जेसी बोस ने खोजा था। अब हम देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग और उससे रिलेटेड अनुच्छेद। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 36। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 4 के क मौलिक कर्तव्य, 51 के क। भाग 5 सरकार से संबंधित उपबंध, 52 से 151 संघ सरकार से संबंधित उपबंध। भाग 6 में है राज्य सरकार से संबंधित उपबंध, 152 से 237। उसके बाद है संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242। उसके बाद है आपका पंचायत, 243 से 243 के 9। 9 के क में है नगर पालिकाएँ, जो 243 6। नेक्स्ट है सहकारी समितियाँ, 243 JH से 243 ZT तक। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। नेक्स्ट है निर्वाचन, 324 से 329 के क। नेक्स्ट है राजभाषा, 343 to 351। नेक्स्ट है आपात उपबंध, 352 से 360, जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। ये सारे अनुच्छेद को याद रखिएगा, हमेशा इसमें से प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट अब हम अनुसूची देख लेते हैं। अनुसूची से भी प्रश्न आते हैं। तो पहला अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, पांचवें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण है। उसके बाद है दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य
ठहराया जाता है। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से रिलेटेड है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कोई भी एग्जाम हो एक न एक प्रश्न आते ही हैं, तो इसे आप 100% ध्यान में रखिएगा। अब हम वायुमंडल के परतों को देखेंगे। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर हमारे वायुमंडल के कुल 5 परत है। सबसे पहला क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। एक एक कर हम बात करेंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 15 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तापमान घटता है। वायुमंडलीय घटनाएं जैसी आंधी, वर्षा, बादल सब इसी में आता है, क्षोभ मंडल में ही। नेक्स्ट है समताप मंडल, आपका इसमें 15 से 50 किलोमीटर के बीच के होता है। ध्रुवों पर मोटाई अधिक होती है इसकी। और इसके अलावा इसमें बताया रहा है कि प्रारंभ में तापमान समान, 20 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ओजोन गैस से 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है समताप मंडल में। आपको बता दूं कि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद है आपका मध्यमंडल, ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। ऊपरी सीमा मेसोपाज कहलाती है। उसके बाद है आपका आयन मंडल, 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होता है। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित, यानी जितना भी आप सैटेलाइट वगैरह देखते हैं ये सब इसी आयन मंडल में होता है। और बोरियालिस की घटनाएं होती है। उसके बाद जो आपका लास्ट है वो है आपका वायुमंडल, इसकी ऊंचाई 640 मीटर के बाद होती है। अब देख लीजिए तो क्या होता है कि पहला में तापमान माइनस होता है, दूसरा में तापमान प्लस होता है, तीसरा में तापमान माइनस होता है, फिर प्लस होता है और फिर प्लस होता है। तीसरे तापमान को आप याद रखिएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों को देखेंगे, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848.86। अगला है आपका लहात्से, यह नेपाल में स्थित है, 8,516। नेक्स्ट है धौलागिरी, यह भी नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर। नेक्स्ट है K2 गॉडविन ऑस्टिन, यह भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। नेक्स्ट है कामेत, यह भारत चीन में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। नेक्स्ट है राकापोसी, यह पाकिस्तान में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,788 मीटर। नेक्स्ट है गोसाईथान, यह चीन में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,114 मीटर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंचनजंगा, यह नेपाल भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। नेक्स्ट मकालू है, यह नेपाल चीन में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा, यह नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर। नेक्स्ट है नंगा पर्वत, यह भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर। नेक्स्ट है नंदा देवी, यह भी भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर। नेक्स्ट है ग्रेसर ब्रह्म, यह पाकिस्तान में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,068 मीटर। नेक्स्ट है तिरिचमिर, यह भी पाकिस्तान में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,708 मीटर। नेक्स्ट है नामचा बरवा, यह चीन में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। तो इन सारी विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर को आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि इस क्लास में सभी सब्जेक्ट से प्रश्न शामिल होता है, आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जितना मैं डेली पढ़ा रहा हूँ एक दिन में आप उतना पचा लीजिए, आप फिर एग्ज़ाम में बैठ के बताइएगा कि सर हमारा कितना प्रश्न सही हुआ, आपका रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए अब वायुमंडल को देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस कितना परसेंट है आप देख सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन 20.95%, उसके बाद है आर्गन 0.93%, उसके बाद एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर पूछता है 0.036%, उसके बाद है नियान यह 0.02%, उसके बाद है क्रिप्टॉन 0.001%, उसके अलावा
और आगे आप देख सकते हैं हीलियम 0.0005%, उसके बाद है हाइड्रोजन 0.00005%, उसके बाद है जेनॉन 0.00009%। इसके अलावा देख सकते हैं आप, बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट, अब हम इकोनॉमिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जो पिछले एक दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र। तो इसे देख लेते हैं। कहता है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में उन उत्पाद इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधन के दोहन से क्या किया जाता है, प्राप्त होती है। जैसे देख सकते हैं कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी, तो ये सभी क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अभी पिछले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कारखाना, निर्माण, बिजली उत्पाद, जलापूर्ति, यानी जितना भी औद्योगिक क्षेत्र होता है सब द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो इसे आप याद रखेंगे। देख सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके अलावा जो तृतीयक क्षेत्र है, टर्शियरी सेक्टर, देख सकते हैं तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयां शामिल है, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, चिकित्सा, पर्यटन, सरकारी प्रशासन, वित्त इत्यादि। तो ये सब क्या है, तृतीयक क्षेत्र है। तो ये तीनों क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई हर एग्ज़ाम में इससे बजा के प्रश्न पूछता ही है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम यहाँ पर जो विश्व के कुछ प्रसिद्ध खेल तथा उनसे संबंधित मैदान और उनसे संबंधित खेल को देखेंगे, कौन सा मैदान किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है। अक्सर मैदान भी एग्जाम में आते रहता है, तो याद रखिएगा। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि वही प्रश्न इसमें शामिल किया गया है जिससे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि जहाँ जहाँ से प्रश्न उठाया जाता है ज़्यादा, उसी प्रश्न को हम इस स्टैटिक जीएस के क्लास में शामिल करते हैं। तो देख लीजिए आप, पहला है जेल नेहरू स्टेडियम, ये एथलेटिक्स के लिए है, यह दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम, हॉकी होता है इसमें, यह भी दिल्ली में स्थित है। बराबती स्टेडियम, ये क्रिकेट होता है, ये कटक में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम फेमस है, सबको पता है, क्रिकेट के लिए मुंबई में है। ईडन गार्डन क्रिकेट के लिए कलकत्ता में है। उसके बाद किनन स्टेडियम क्रिकेट के लिए जमशेदपुर में है। इप्सम डाउन्स रेस कोर्स डर्बी रेस के लिए ब्रिटेन में है। नेक्स्ट, लॉर्ड्स ओवल लीड्स क्रिकेट के लिए ब्रिटेन में है। विंबलडन लॉन टेनिस के लिए लंदन में है। ब्रुकलैंड फुटबॉल के लिए इंग्लैंड में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम दिल्ली में है। सैंडी लॉज स्टेडियम गोल्फ के लिए है, स्कॉटलैंड में है। युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल के लिए है, कलकत्ता में है। पर्थ ब्रिस्बेन मेलबर्न क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए है, दिल्ली में है। नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए है, दिल्ली में है। ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए है, मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट के लिए है, कानपुर में है। हेडिंगले मैनचेस्टर स्टेडियम क्रिकेट के लिए ब्रिटेन में है। ब्लैक हीथ स्टेडियम रग्बी फुटबॉल के लिए लंदन में है। वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल के लिए है, लंदन में है। ट्विस्कैनहेम रग्बी फुटबॉल के लिए इंग्लैंड में है। टेंट ब्रिज क्रिकेट के लिए है, इंग्लैंड में है। अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट के लिए है, दिल्ली में है। नेक्स्ट, अब हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ फुल फॉर्म देखेंगे। देख सकते हैं आप, ALU मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALGOL एल्गोरिथमिक
लैंग्वेज, बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं इससे प्रश्न। उसके बाद है सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट है हिल, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मोडेम, मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके अलावा www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके नाम, उपनाम। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता या बापू। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजातशत्रु। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कवि, विश्व कवि या कवि गुरु, गुरुदेव। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। दादा भाई नेहरू जी को भारत के वयोवृद्ध। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। नेक्स्ट है उसके बाद है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को द मैन ऑफ डेस्टिनी, द लिटिल कारपोरल। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। PT उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट है, हम देख सकते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। चाणक्य को भारत की मैकियावेली। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख। हम आपको पिछले क्लास में फरवरी तक के दिवस, इम्पोर्टेंट दिवस को याद करवा दिए थे और 2 महीना का दिवस हम इस क्लास में याद करवाएंगे। आप देख सकते हैं मार्च का देख लेते हैं। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च विश्व प्रसन्नता दिवस। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च विश्व कविता दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस यानी TB दिवस। तो इतना महत्वपूर्ण था। उसके अलावा अप्रैल का देख लेते हैं। तो अप्रैल का देखिए 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। इसके अलावा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जो इम्पोर्टेंट है उसी को लिया हूँ मैं। और इसके अलावा देख सकते हैं मई में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। बाकी अब 2 महीने का अगले क्लास में करेंगे, आप इतना बस याद रखिएगा। अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, मैंने पहले ही बताया कि हर सब्जेक्ट से हमारा प्रश्न होगा। आपका कंप्लीट रिवीजन होगा डेली। आप बस डेली इस क्लास को एक बार देखिएगा, बस आधा घंटा 1 घंटा निकल के एक बार देख लीजिएगा, उतना ही काफ़ी। अब जब आपका डेली रिवीजन होता रहेगा खुद दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। सबसे पहले वायु में 346 मीटर प्रति सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1531, आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा निकेल में 6040, स्टील में 5960, लोहा में 5950, पित्तल में 4700 मीटर प्रति सेकेंड और कांच में, फ्लिंट कांच में 3980 मीटर प्रति। आपका जो बौद्ध संगति हुआ था, बौद्ध संगति भगवान बुद्ध का जो संगतियाँ हुई थी उसे याद रखिएगा, ये भी पूछता है, अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। भगवान बुद्ध का प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक उस समय था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383, देखिए 483 या 383 से याद रहेगा, यह हुआ था वैशाली में। इसके समय अध्यक्ष थे सर्वकामी और इस समय शासक था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और इसके समय शासक थे अशोक। नेक्स्ट चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशुघोष। इस समय शासक कौन थे? शासक थे कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो पॉइंट है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इतिहास का, जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? दर्शन और उसके प्रवर्तक, जैसे सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद या उलुक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायणी। इसे आप 100% याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला जो है आप देख सकते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्टीम इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन चलाना यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। डीजल इंजन में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इम्पोर्टेंट इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, देख लीजिए। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है, रोपर सतलज नदी के किनारे बसा है, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है, सुतकोडदा सादी कौर नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी के किनारे बसा था, कुनाल सरस्वती नदी के किनारे, बनावली सरस्वती, भगवानपुर सरस्वती, आमरी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, सुतका गिंडोर दासक नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, चनहुद्रो सिंधु नदी, मांडा चिनाब, दैमाबाद प्रवरा राखीगढ़ी घग्गर नदी। तो आपका लगभग सारे सब्जेक्ट से हमने प्रश्न को कवर किया है और आपका ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखिए आप आधा घंटा डेली अगर इस क्लास को करेंगे, आपका पूरे माइंडली जितना पढ़े होंगे पीछे पूरा आपका एक बार रिवाइज होता जाएगा और रिवाइज होने से क्या होगा, आपके दिमाग में खुद याद होता जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कंटिन्यू डेली इस क्लास को करते रहिए। और साथ में बता दूं कि आपके लिए टॉप 500 लुसेंट का, टॉप 500 एसपीडी का हर सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार पढ़ के जाइए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।